क्या आप जानती हैं एक बाशऊर और समझदार औरत वो होती है, एक हुनरमंद, एक स्मार्ट हाउसवाइफ उसको कहा जाता है जो घर में मौजूद चीज़ों से ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना जानती है। जो जानती है कि किस तरह उसने पैसे खर्च किए बगैर ना अपनी जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाना है। तो बस आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ इस तरह की डेली लाइफ की टिप्स शेयर करूँगी, ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को ना बहुत आसान बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो ना उन लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और इन्हें घरदारी के बारे में ना कुछ भी नहीं पता, यानी जिन्हें घरदारी का एबीसी भी नहीं आता। आप में से मेरी बहुत सारी बहनें बहुत समझदार होंगी और इन सारी बातों को जानती होंगी, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होंगी जिन्हें इन सारी बातों का ना शादी से पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो सबसे पहली जो टिप है ना वो ये है कि जब भी आप आटा गूंदने लगती हैं ना तो हमेशा ख्याल रखा करें कि आटा हमेशा हल्के से ना नीम गर्म पानी, जिसे हम कहते हैं ना कोसा सा पानी, उससे गूंदें। इस तरह जब आप आटा गूंदेंगी ना तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा जाएगा। और एक और टाइम सेविंग टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब आटे के अंदर आप पानी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हैं, यानी कि जो आटा और पानी है वो बिल्कुल यकजान हो जाता है, जो खुश्क आटा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपके बर्तन में से, तो थोड़ी देर के लिए कोई ना आटे को कपड़े से ढांप के, किसी साफ़ दस्तरखान से ढांक के आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह आपका टाइम बहुत सारा जो है ना सेफ़ हो जाएगा। उस 10 मिनट में आप अपने किचन के बाकी काम समेट लें और जब आप 10 मिनट बाद आटे को चेक करेंगी ना तो आटा आपका ऑलमोस्ट जो है वो सेट हो चुका होगा। एक दो दफ़ा आपने वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बस उसको मुक्कियाँ मारनी है और जो आपका आटा है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जब भी आप आटा गूंद लें तो उसके ऊपर हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेके ना अच्छे से पूरे आटे के ऊपर रब कर दिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो आटे के ऊपर अक्सर मोटी सी सख्त लेयर आ जाती है ना वो नहीं आएगी और आपकी रोटियां बहुत ही नरम फूली हुई बनेंगी। और साथ ही साथ जब आप रोटियां बनाने लगे ना तो आपको एक टिप ये फॉलो करनी है कि आपने पेड़े करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देने हैं। ये बात मुझे मेरी नानी ने बताई थी, मुझसे रोटियां कभी भी अच्छी नहीं बनती थी। तो अगर आपका आटा भी फ्रिज वाला होता है ना, आप आटे को फ्रिज से निकालें, पेड़े बनाएं और 5 से 10 मिनट के लिए पेड़े करके छोड़ दें और उसके बाद रोटियां बनाएं और आप देखेंगे आपकी रोटी बिल्कुल गोल, नरम और फूली हुई और बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये सारी बेसिक बातें आप लोगों के साथ आज मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन सारी बातों का नहीं पता था और बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं जिनकी नई शादियाँ होती हैं ना उन्हें इन सारी छोटी छोटी टिप्स का नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश है कि आज की वीडियो से उन सब का फ़ायदा हो सके। और मुझे तो शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था ना वो रोटी बनाना ही लगता था। मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में ना कभी भी अच्छी रोटियां नहीं बना सकती, लेकिन बस वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि हम सब के किचन में ना छुरी का हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है सब्जी काटने के लिए। कभी कोई चीज़ काटनी है, कभी कोई चीज़ काटनी है और वक्त के साथ साथ ना जो हमारी छुरी है उसके जो काम करने की पावर है या सलाहियत है वो कम होती चली जाती है। तो ये जो सामने आपको वीडियो में एक डिवाइस नज़र आ रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारी बहनें इसको जानती हों। ये है जी नाइफ शार्पनर, यानी कि छुरी को तेज़ करने वाला एक आला। ये मार्केट से इजीली आपको 200-300 रुपए का मिल जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती हैं ना, क्योंकि अगर छुरी सही काम ना कर रही हो तो कुछ भी करने का मज़ा नहीं आता, ना प्याज काटने का ना ही सब्ज़ी काटने का। तो इस नाइफ शार्पनर को अपने किचन में लाजमी ला के रखें। ये कहीं भी लोकल मार्केट से ईजिली आपको मिल जाएगा और बहुत सस्ता सा आता है। और हफ्ता 10 दिन बाद ना अपनी छुरी को इसकी हेल्प से आप तेज़ कर लिया करें। इसके अंदर ना वो गोल गोल से सिक्के से होते हैं और आप इन्हें टाइम टू टाइम ना हल्का फुल्का सा घुमाती रहें और बस अपनी छुरी को इस तरह से इसके अंदर रगड़ के तेज़ कर लें और आप देखेंगी कि आपकी जो छुरियाँ हैं ना वो हमेशा तेज़ रहेंगी और आपको किचन का काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। समटाइम्स ना छोटे छोटे गैजेट्स हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं, जिस तरह ये नाइफ शार्पनर। नेक्स्ट टिप है जी दूध उबालने के हवाले से। हम अक्सर जब किचन में दूध बॉईल कर रहे होते हैं तो ज़रा सा हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है और जो दूध है वो उबल जाता है और फिर हमें चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, सारी देगची गंदी हो जाती है, किचन का काउंटर गंदा हो जाता है। तो जब भी दूध बॉईल करें तो लकड़ी का एक चम्मच ना इस तरह से सीधा करके आप दूध के ऊपर रख दें, बल्कि जो भी चीज़ आप उबालने के लिए रख रही हैं ना, जिस तरह यहाँ पर मैं यखनी उबाल रही थी तो अक्सर ऐसे होता है ये यखनी भी उबल उबल के नीचे गिर रही होती है। तो अगर आप एक लकड़ी का चम्मच इस तरह सीधा ऊपर रख देंगी ना देगची के, तो आपका ना ही दूध बॉईल होगा, ना ही यखनी गिरेगी, ना ही चावल बॉईल करते हुए उनका पानी गिरेगा। ये वाली टिप लाजमी आजमाइएगा। अच्छा, ये जो हमारे लकड़ी के इस तरह के चम्मच होती हैं ना, ये यूज़ करने की वजह से इस तरह बहुत गंदे हो जाती हैं। आपको नज़र आ रहा होगा एक चम्मच बहुत गंदा हुआ है, दूसरा जो मैं कम यूज़ करती हूँ वो कम गंदा है। तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन बाद इनको क्लीन करने के लिए ना एक पुरानी देगची कोई भी ले लें जो आप अंडे बॉईल करने के लिए यूज़ करती हैं या आलू बॉईल करने के लिए, उसके अंदर
पानी को अच्छे से गर्म करना है, कोई भी उसके अंदर लिक्विड डिश वॉश ऐड करना है, आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकती हैं, बेकिंग सोडा भी डाल सकती हैं। और जो भी आपके लकड़ी के ये स्पैचुला लकड़ी के चम्मच है ना, इनको आपने इस गर्म पानी में डाल देना है और ध्यान रखना है कि जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना ये लकड़ी के चम्मच हैं जल भी सकते हैं। चूल्हे की आंच तेज़ होगी तो चम्मच जो है वो आग पकड़ सकते हैं। 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे ये जो पानी है ना, जो चमचों की सारी चिकनाई है वो इस पानी में आ जाएगी और आपके ये जो लकड़ी के चम्मच हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। इस तरह ये जरासीम से भी पाक रहेंगे और साफ़ सुथरे भी रहेंगे और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी चलेंगे। अच्छा, वो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं वो मुझसे रिलेट कर सकेंगी कि हम सबके घरों में ना इस तरह दवाइयों का एक अंबार होता है। हमने कुछ दवाइयाँ किचन में रखी होती हैं, कुछ कहीं पड़ी हुई होती हैं और इस तरह बिखरी हुई चीज़ों में से जब कोई ज़रूरत के टाइम दवाई ढूँढनी होती है ना, तो हमें बहुत टाइम लग रहा होता है और मेस एक अलग क्रिएट हुआ होता है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं ना, तो हर चीज़ की अपनी एक प्रॉपर प्लेस सेट करें। अभी मैंने ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से ख़रीदे थे, एक ऑर्गेनाइज़र मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। आप जिस भी शहर में या जहाँ पर भी रहती हैं ना, आपको मार्केट से इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स इजीली मिल जाएंगे। तो आपके घर में जो भी मेडिसिन हैं, जो भी सिरप हैं, जो भी टैबलेट है ना, इनके अंदर ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से रखें, ताकि जब भी ज़रूरत हो, आपको इमरजेंसी में कोई मेडिसिन चाहिए हो, तो आपको यहाँ वहाँ ना भागना पड़े, आपको फ़ौरन ना ऑन द स्पॉट आपकी जो चीज़ है वो मिल जाए और आपका टाइम जो है वो भी बचे। और अक्सर ना जब हम ये सिरप वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह के अंदर ना ये प्लास्टिक के चम्मच निकलते हैं, तो इनको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्पून है ना, ये किचन में अक्सर हमारे काम आ जाते हैं। और दूसरा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका घर है ना वो साफ़ सुथरा, नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। अब आपने पहले इस जो अलमारी या खाना था, इसकी हालत देखी थी, कितनी बिखरी हुई थी। मुझे कोई सिरप ढूंढना होता था ना, बहुत टाइम लगता था। अब मेरी छोटी सी एफर्ट से ना ये खाना जो पूरा था वो ऑर्गेनाइज हो गया था और सारी चीज़ें ना बहुत तरतीब से और बहुत सामने सामने थी। और अब मेरा टाइम भी सेफ होगा और घर भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हम सबके घरों में ना छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीज़र्स हो गई, मोबाइल के कवर्स हो गए, एसी के रिमोट हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, जिन्हें रखने की कोई जगह हमें समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, आई एम श्योर कि इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स हैं ना, ब्रांड्स के बैग्स हम सबके घरों में आते होंगे, ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। तो आपने कोई भी पुराना इस तरह का शॉपिंग बैग ले लेना है, इसकी दोनों साइडों को ना सीज़र की हेल्प से इस तरह से कट कर लेना है और जो सारा प्रोसेस आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, सेम टू सेम आपने इस तरह से इस प्रोसेस को करना है और आपका ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आप घर की बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना, वो रख सकेंगी। और साइडों पे आपने ना ये जो हिजाब पिन्स या सेफ्टी पिन्स, कॉमन पिन्स कुछ भी होता है, उनसे ना इसको सिक्योर कर लेना है, ताकि जब आप सिलाई मशीन की हेल्प से साइडों पे सिलाइयाँ लगाएं, चाहे तो आप सुई से भी सी लें, लेकिन सिलाई मशीन से सिएंगे तो ज़्यादा पायदार रहेगा। तो ये जो शॉपिंग बैग है ना, वो हिलेगा नहीं। और आपने ये नहीं कहना कि आप ही पता नहीं हमें क्या सिखा रही हैं। जब आप एंड में चल के ऑर्गेनाइज़र देखेंगे ना, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर आप अपने घर की बहुत सारी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, जो यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, वो ईज़िली सेव कर सकेंगे। अच्छा, ये जो इसका नीचे वाला हैंडल है ना, इसको भी हमने कट करके इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। अब जहाँ-जहाँ ये साइड्स हैं ना, इनके ऊपर हमने ना सिलाई मशीन की हेल्प से या चाहे तो आप सुई धागे की हेल्प से ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। नॉर्मली ना हम इन सारे शॉपिंग बैग्स को या तो फेंक देते हैं या ऐसे ही ये पड़े रहते हैं, यूज़ नहीं हो रहे होते। तो अब आप चेक करेंगे, मैंने सारी तीनों साइडों से सिलाइयाँ लगा ली थी और बीच में भी ना खाने बना लिए थे। तो इसके अंदर तकरीबन 9 जो थे ना, वो सेपरेट खाने बन गए थे। इसके अंदर आप अपनी सॉक्स रख सकते हैं, छोटी-मोटी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। चाहे तो इसको अपने किचन में लगा लें या जो आपकी अलमारी है उसके अंदर इसको हैंग कर लें। और वो जो छोटी-मोटी चीज़ें हमेशा इधर-उधर रहती हैं, हमें ज़रूरत पड़ने पे नहीं मिल रही होती ना, वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहेंगी। अच्छा, इसको थोड़ा-सा मज़ीद प्यारा बनाने के लिए मेरे पास एक लेस पड़ी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो वो भी इसके ऊपर लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा-सा शशका मार लेते हैं, थोड़े से अपने सिलाई के जौहर दिखा लेते हैं। वैसे नॉर्मली मुझे बिल्कुल भी कपड़े सीने नहीं आते, हाँ बस थोड़ा बहुत इतना आता है जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आपने इसके साइड्स पे ना कोई भी लेस लगा लेनी है या कोई रिबन लगा लेना है, ताकि ये थोड़ा-सा प्यारा लगे। अच्छा, पहले ना मैंने सिर्फ एक शॉपिंग बैग से ये तैयार किया था, लेकिन फिर ये ना मुझे हल्का सा लग रहा था, मतलब ये यहाँ वहाँ लुढ़क रहा था। तो फिर मैंने एक और बैग लिया और उसको ना पीछे से इसके ऊपर अटैच कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो दूसरा बैग था ना, वो बस मैंने एज इट इज़ इसके साथ पीछे अटैच कर दिया था और साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली थी। अब पीछे एक बड़ा पोर्शन बन गया था, जिसमें आप अपनी फाइल्स, यूटिलिटी बिल्स और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और जो आगे छोटे छोटे खाने थे ना, उसके अंदर घर की छोटी मोटी चीज़ों को आप सिक्योर करके रख सकते हैं।
इसके अलावा ये जो इस तरह के कपड़े वाले बैग हम सबके घरों में आते हैं ना, इसका एक यूज़ मैं आपको और बताती हूँ। आप इसे किचन में भी ना बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप इन बैग्स के अंदर डाल के अपनी हरी मिर्चों को, धनिया, पुदीना या कोई भी और सब्जियों को रखेंगे ना, तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा और जो आपकी सब्ज़ी है ना, वो लंबे अरसे के लिए जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो आप जब भी हरी मिर्चों को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले आपने उन्हें धो के ड्राई कर लेना है, फिर उनकी डंडियों को उतार लेना है और इस तरह के ये जो कपड़े वाले बैग हैं, आई थिंक इन्हें मैश बैग्स कहती हैं, इनके अंदर डाल के एयर टाइट करके अच्छे से इसे बांध के ना अपनी वो जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें रख लेना है और आपकी हरी मिर्चें ना 1 महीना बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और आपको ना कोई भी टेंशन नहीं होगी कि मिर्चें ख़राब हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा। तो इस तरह ना इन बैग्स की हेल्प से आप मज़ेदार सा ऑर्गेनाइज़र भी रेडी कर सकते हैं और इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सबके घरों में ना अक्सर इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिनका या तो लिड टूट जाता है या थोड़ा-सा डैमेज हो जाता है, तो हम या तो उन्हें फेंक देते हैं या फिर हमें यूज़ ही नहीं कर रहे होते। अब मेरे पास एक ये जार सा पड़ा था, इसे आप जार कह लें, बाल्टी कह लें, जो भी कह लें, मतलब काफ़ी स्पेशियस था। तो इसका जो ढक्कन था ना वो हल्का-सा मुझसे क्रैक हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना मैं कोई जुगाड़ करती हूँ और इसे मैं सोचती हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल में लाना है। तो ये जो शीट मैंने अपने शेल्फ़ पे लगाई हुई है ना, ये थोड़ी-सी मेरे पास बची हुई थी, तो बस मैंने इस लिड के साइज़ के हिसाब से इसको कट किया और जहाँ से क्रैक आया हुआ था ना वहाँ पर ये स्टिकर लगा दिया और अब जो ये मेरा जार था ना वो दोबारा से यूज़ के काबिल हो गया था। अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को बहुत दिमाग दिया है। अगर हम चाहें ना तो उस दिमाग को सही जगह पर लगा के अपनी जो दुनिया है ना, दुनिया हम फ़तह कर सकते हैं। लेकिन हम पता नहीं कभी किसी मसले के बारे में सोचते रहते हैं, कभी कोई बात सोचते रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने दिमाग को ना अच्छे कामों में लगाएँ, ऐसी-ऐसी काम करें जिससे आपका जो घर है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो सके। अब ये जार फालतू पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैंने बिल्कुल एक छोटी-सी एफ़र्ट से जो इसका ढक्कन था उसको ठीक कर लिया था और ये जो भी मेरे मसाला बॉक्सेस थे ना जो किचन में यहाँ-वहाँ बिखरे रहते थे, वो सारे मैंने अरेंज करके ना इस जार के अंदर रख लिए थे। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी चीज़ जो है ना वो सामने होगी। नेक्स्ट स्टेप कहें या आइडिया कहें, हम जो हमारा ये ग्राइंडर का जग है ना, इसे अंदर से बाहर से तो बहुत अच्छे से धोते हैं, लेकिन जो इसका ये नीचे वाला एरिया होता है ना, अक्सर हम इसकी क्लीनिंग को कर देते हैं इग्नोर और फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है हो जाता है बहुत गंदा। तो जब भी आप इन जग को धोया करें ना, तो हफ्ते में एक बार कोशिश किया करें कि इसके ये जो निचला पोर्शन है इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी मेहनत कर लें और कोई भी पुराना टूथब्रश लेके ना अच्छे से इसके अंदर जो भी सुराख हैं या जो भी डिज़ाइन है उसको क्लीन करें, वरना इनके अंदर मट्टी फंसती रहती है और मैंने अक्सर देखा है कि ये जो जग का नीचे वाला पार्ट है ना बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और फिर इसके अंदर इतनी ग्रीस, चिकनाई और गंदगी जम जाती है कि फिर इसको क्लीन करना बहुत मसला हो जाता है। और ये जो जग का ढक्कन है इसके अंदर भी छोटे-मोटे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं जिनके अंदर नॉर्मली मट्टी फंसती रहती है। तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा अपने इस ग्राइंडर के जग को ना प्रॉपर्ली क्लीन लाज़मी करना है ताकि ये बिल्कुल न्यू रहे। अब आप यहाँ पर चेक करें कि ये जो मेरा ग्राइंडर का जग था ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल न्यू आया है, हालाँकि ऑलमोस्ट मैं इसको 3 साढ़े 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। बात यही है कि चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तभी वो पायदार रहेंगी, लंबे अरसे के लिए चलेंगी। जिस चीज़ का जितना ख़्याल रखेंगे वो उतनी ही ज़्यादा नीट, क्लीन, साफ़-सुथरी और ऑर्गेनाइज़ नज़र आएगी। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर हमेशा साफ़ रहे, आपका किचन हमेशा साफ़ रहे, ऑर्गेनाइज़ रहे, तो इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल लाज़मी रखा करें। और जो टिप्स आपके साथ शेयर किए ना, इन्हें करने में हार्डली कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट में ये ग्राइंडर का जग धुल के बिल्कुल साफ़ हो जाता है। 10 मिनट में मैंने वो ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया था और बाकी हर काम को करने में तो 10 मिनट से भी कम का टाइम लगा था। तो बस आपने थोड़ा-सा टाइम निकालना है और अपने घर और किचन को ना इस तरह से हमेशा साफ़-सुथरा, नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ताकि देखने वाले आपके सलीके की तारीफ़ किए बगैर ना रह सकें। उम्मीद है जो वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।